थॉमस एल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक जिन्होंने पहला प्रैक्टिकल लाइट बल्ब बनाया। प्रैक्टिकल शब्द का इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि लाइट बल्ब तो एडिसन वाले बल्ब से काफ़ी पहले बन चुका था। जोसेफ फोन नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने साल 1860 में ही कार्बन युक्त पेपर फिलामेंट का इस्तेमाल कर बल्ब बना लिया था। ये जलता भी था और 1878 में यूके में इसका पेटेंट भी सवान को मिला। लेकिन इसमें दिक्कत दो थी, एक तो ये तेज़ नहीं जलता था और दूसरा देर तक नहीं जल पाता था। अब ऐसे बल्ब का क्या ही फायदा। इसके साल भर बाद 1879 में थॉमस आल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। ये प्रैक्टिकल रूप से काफ़ी देर तक जलता था, एक घर को कई घंटों तक रोशन करने के लिए काफ़ी भी था। सबसे बड़ा क्रेडिट मिला एडिसन को और आज बच्चा बच्चा बल्ब के लिए एडिसन को ही जानता है। एडिसन ने कई महीनों और सालों तक 1000 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट किए थे। रात दिन बस बल्ब बनाने में लगे रहे, पसीने छूट गए तब जाकर बल्ब बना पाए या परफेक्ट कर पाए। इतनी मेहनत के बाद बल्ब बना और उसे भी उन्होंने लोगों से जलाने को मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि लोगों को डराया भी। कहा कि अगर लोगों ने बिजली के खंभे से घरों में आने वाली लाइट से बल्ब जलाया तो उनकी मौत भी हो सकती है। बाकायदा इस डर को बनाए रखने के लिए सड़कों पर जानवरों को बिजली के झटके से मारकर दिखाया जाता। कुत्ते से लेकर हाथी तक को नहीं बख्शा गया और इंसान को भी नहीं। ये सब इसलिए कि लोगों में बिजली यानी अल्टरनेटिव करंट एक टाइप है करंट का, बिजली का, उसे लेकर डर बैठ जाए और वो उसका इस्तेमाल नहीं करे। अब एक बात सोचने वाली है, एक आदमी ने बल्ब बनाया जिसके लिए उसे दौलत और शोहरत मिली, इसके बावजूद वो लोगों को बिजली से बल्ब न जलाने को क्यों कह रहा था। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ख्याल आया हो कि एडिसन ने ऐसा इसलिए किया होगा कि कई लोगों को करंट न लग जाए और कहीं उनकी मौत न हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, इसका मकसद कुछ और ही था। आखिर क्या था मकसद? एडिसन ऐसा क्यों कर रहे थे? वो क्यों चाहते थे कि लोग एसी करंट से दूर रहें और उससे बल्ब बिल्कुल ना जलाएं? आज इसी पर हम बात करेंगे और आपको इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक नॉलेज ईयर पर। आज बात अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिकों थॉमस आल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच कभी ना ख़त्म हुई जंग की बात शुरू करते हैं। बल्ब के इजाज़ से एडिसन ने 1880 में अपने बल्ब का पेटेंट लिया, लेकिन उनके आगे एक बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये कि घर घर बल्ब जलवाया कैसे जाएगा, यानी घरों में बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी। अब एडिसन ने ऐसा सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया जिससे बड़े अमाउंट में बिजली का प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी। एडिसन इसमें सफल भी हुए। 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने में कामयाबी पा ली। ये था डायरेक्ट करंट यानी डीसी वाला प्लांट। जब न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से हिस्से में पहली बार लाइट जली तो लोग डीसी बिजली को जादू की तरह देखने लगे और एडिसन को इसका जादूगर कहा गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हुई। देखते ही देखते एडिसन अमेरिका में आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक की नज़रों में चढ़ गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक बात थी जो एडिसन को खटकती थी, वो ये कि उन्हें मालूम था कि डीसी करंट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता। जहाँ भी इसका प्लांट लगाया जाता वो उस एरिया में सिर्फ आधा मील तक के घरों सड़कों को रोशन कर पाती। तब की टेक्नोलॉजी में ऐसे में ज़्यादा जगहों पर लाइट पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती, यानी बहुत ज़्यादा खर्च। इस मामले में एडिसन को उस समय अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन का साथ मिला। मतलब काम एडिसन का और पैसा जेपी मॉर्गन का। कुल मिलाकर बिजली की दुनिया में दोनों का एक राज था और दोनों खूब प्रॉफिट कमा भी रहे थे। लेकिन इस सब के चलते आम लोगों और बिजनेस को तो बिजली महंगी पड़ रही थी क्योंकि डीसी था। इसकी चर्चा भी अक्सर सुनने को मिलती थी। अब ये चर्चा अमेरिका से 5000 मील दूर रह रहे एक 28 साल के नौजवान निकोला टेस्ला के कानों तक भी पहुंची और इसने टेस्ला को परेशान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये नौजवान जानता था कि एडिसन की महंगी डीसी बिजली का ऑप्शन उसके पास मौजूद है और वो है बिजली का दूसरा रूप एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। लेकिन उस समय टेस्ला के पास भी अपनी सोच को ज़मीन पर उतारने यानी प्रैक्टिकली दुनिया के सामने रखने के लिए भी
फंड की कमी। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो ऑस्ट्रिया के ग्रेस स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप यानी डीसी करंट को इतना बड़ा चढ़ाकर यूजफुल बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। वो उसी समय दूसरे ऑप्शन यानी अल्टरनेटिव करंट को ज्यादा यूजफुल बनाने के बारे में सोचने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम पूरी उसकी फिजिक्स में नहीं जाएंगे, ओनली बेसिक। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, चार्ज एक ही दिशा में ट्रैवल करता है और जिससे बिजली को लंबी दूरी तक भेजना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जबकि अल्टरनेटिव करंट में इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, चार्ज का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है जिससे बिजली न सिर्फ ज़्यादा दूरी तक भेजी जा सकती है बल्कि उसे कई तरीकों से यूजफुल भी बनाया जा सकता है। हम इस समय घरों में जो करंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव करंट ही है, ऐसी ही है। हालांकि डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट से ज़्यादा सेफ माना जाता है। अब अपनी स्टोरी पर हम लौटते हैं। ऑस्ट्रिया में ये रह रहे निकोला टेस्ला को चाहिए था एक ऐसा शख्स जो उनकी सोच को समझे और सपोर्ट करे। उन्हें इस मामले में थॉमस एल्वा एडिसन से बढ़िया कोई दूसरा व्यक्ति दिखा नहीं। सोचा उन्हीं के पास जाके आइडिया शेयर करता हूँ। जून 1884 की बात है जब निकोला टेस्ला ऑस्ट्रिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। टेस्ला के पास एडिसन के ही एक पहले के साथी का खत था। एडिसन को एड्रेस करते हुए लेटर में लिखा था, मैं इस दुनिया के दो महान लोगों को जानता हूँ, इनमें से एक तुम हो और दूसरा वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यानी निकोला टेस्ला। टेस्ला जब एडिसन से मिले उस समय एडिसन एक पानी के जहाज़ में लगाए गए डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में अपने कुछ साथियों से डिस्कशन कर रहे थे। ये जनरेटर उनकी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ने लगाया था जो ख़राब हो गया था और डायरेक्ट करंट नहीं बना रहा था। एडिसन ने टेस्ला के सामने शर्त रखी कि अगर वो जहाज़ के डायनेमो सही कर देंगे तो उन्हें उनकी कंपनी में काम मिलेगा। टेस्ट है एक तरह का। टेस्ला ने कुछ ही घंटों में डायनामो को सही किया और एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। इस दौरान एडिसन की कंपनी एक बड़ी परेशानी से जूझने लगी। कंपनी के जनरेटर्स में दिक्कतें आने लगी, वो चलते चलते अचानक बंद पड़ जाते। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये ठीक नहीं हुए। इस दौरान एक दिन टेस्ला एडिसन से उनके चैम्बर में मिलने गए और उन्हें डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल का आइडिया उन्हें दिया। एडिसन एकदम चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करंट कभी विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वो ख़तरनाक है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपने इस ब्लूप्रिंट को मेरे सामने से हटाओ और जाकर हमारे डीसी जनरेटर की समस्या को दूर करो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें $50,000 देंगे। इसके बाद कई महीनों तक टेस्ला जनरेटर्स की खामी को ढूंढने में लगे रहे और एक दिन उस समस्या को दूर कर ही दिया जो एडिसन और उनकी कंपनी का कोई दूसरा इंजीनियर दूर नहीं कर पा रहा था। इसके बाद टेस्ला एडिसन के पास $50,000 मांगने पहुँचे तो एडिसन ने हंसते हुए ये कहा, जब तुम पूरी तरह एक अमेरिकन बन जाओगे तो मेरे उस $50,000 वाले जोक की खूब तारीफ करोगे। यानी एडिसन अपने वादे से मुकर गए। $1 भी उन्होंने टेस्ला को नहीं दिया जबकि बात हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन एक साइंटिस्ट तो थे, साथ में बिजनेसमैन भी थे और वो $1 भी खर्च करने से पहले सोचते थे। कुछ अमेरिकी राइटर्स ने तो ये भी लिखा है कि एडिसन को पता था कि टेस्ला को अगर मौका मिलेगा तो वो अल्टरनेटिव करंट को प्रैक्टिकल बना देंगे। लेकिन एडिसन डायरेक्ट करंट के बिजनेस में इतना पैसा लगा चुके थे और कमा भी रहे थे कि उन्हें उससे आगे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। बहरहाल जब एडिसन ने टेस्ला को $50,000 देने से मना किया तो टेस्ला ने कंपनी छोड़ी कि यार इतना टाइम मैंने लगा दिया और मेरा इनाम अब दे नहीं रहे हो। बस यहीं से नींव पड़ी उस जंग की जो इन दो साइंटिस्ट के बीच कभी ख़त्म नहीं हुई। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला के पास पैसों की किल्लत हुई, जॉब तो चली ही गई थी। ऐसे में जो काम मिला वो क्या, सड़कों पर खुदाई की। ऐसी कंपनी के लिए जो एडिसन की बिजली कंपनी के लिए तार बिछा रही थी। तार बिछाने वाली कंपनी के एक ठेकेदार को टेस्ला की काबिलियत और उनके मकसद के बारे में पता चला। ठेकेदार टेस्ला को वेस्टर्न यूनियन नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी में ले गया। टेस्ला कंपनी को किसी तरह ये समझाने में सफल रहे कि अगर उन्हें मौका मिलता है
तो वो ऐसी पावर सिस्टम और अल्टरनेटिव करंट मोटर ऐसी मोटर बना सकते हैं जिससे बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं, कंपनी ने टेस्ला को अपना काम प्रस्ताव दिया या नहीं, टेस्ला ने ऐसी पावर सिस्टम और मोटर का विकास किया, इसके पैटेंट भी हासिल किए। ये ऐसे आविष्कार थे जो बिजली सप्लाई एरिया में एडिसन की कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी को पछाड़ सकते थे। अब टेस्ला को एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत थी जो उनके इन्वेंशन में पैसा लगाए। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, अब बिजनेस बनाना है। टेस्ला को इस काम में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। आगे आए एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस ने ट्रेन के लिए एयर ब्रेक्स की खोज की थी, जिसके चलते उनके पास काफ़ी पैसा आया था। टेस्ला ने अपने इन्वेंशन वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को बेचे। इसके बाद उनके थ्रू एडवांस किए गए एसी मोटर ने जैसे बिजली की यूटिलिटी को नए पंख दिए। ये सब देखकर थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ चुप बैठने वाले थे। बिजनेसमैन भी थे वो, साइंटिस्ट होने के साथ साथ। उन्हें लगा कि अगर टेस्ला ने घर घर अल्टरनेटिंग करंट से बिजली पहुंचा दी तो उनकी कंपनी और उनकी प्राइड को तगड़ी चोट पहुंचेगी। एडिसन ने कहना शुरू कर दिया कि अल्टरनेटिंग करंट को मीलों तक पहुंचाने के लिए हज़ारों वोल्टेज की ज़रूरत होगी, और अगर ये 1000 वोल्टेज की बिजली कहीं भी पहुंच जाएगी तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यानी फिर उसे कम वोल्टेज में कैसे बदला जाएगा। ये सच भी था। निकोला टेस्ला के आगे ये समस्या थी, लेकिन इसका तोड़ उन्हें यूरोप में मिला। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने एक नया डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा था ट्रांसफॉर्मर। इसी डिवाइस की बेस पर टेस्ला ने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर बनाए जो हज़ारों वोल्टेज की बिजली को कम वोल्टेज में बदलकर इस्तेमाल करने लायक बना देते थे। जब ट्रांसफॉर्मर वाली खबर एडिसन को मिली तो उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया, टेस्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया। एडिसन ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने लोगों के दिमागों में अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डर भरना शुरू किया। खुद आर्टिकल लिखते और आए दिन प्रेस से कहते कि अल्टरनेटिंग करंट सेफ नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है, ये लोगों को मार देगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। उन्होंने इसे नाम दिया डेथ करंट। आए दिन एडिसन की कंपनी के लोग सड़कों पर जाते और कुत्ते बिल्ली पकड़कर उन्हें अल्टरनेटिंग करंट के झटके देते। लोगों के सामने जानवरों को करंट से मार दिया जाता। एक हाथी तक को करंट लगाकर तड़पाया गया। लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्होंने एक और गलत काम किया, एक आदमी तक की जान ली गई। दरअसल उस समय सरकार मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी के बजाय अधिक ह्यूमन तरीके से उनकी जान लेने के ऑप्शन ढूंढ रही थी। मौत कैसे अधिक मानवीय हो सकती है, पर खैर ढूंढ रही थी। एडिसन जो तब तक मौत की सजा के खिलाफ थे, उन्होंने इसमें भी मौका ढूंढ लिया। वो सरकार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव करंट के जरिए कैदियों को मौत देनी चाहिए। बोले ये करंट इतना तेज है कि कैदी कुछ सेकंड में मर जाएगा और उसे दर्द भी नहीं होगा। 1890 में एक मर्डर के जुर्म में मौत की सजा पाए विलियम कैमलर नाम के कैदी को अल्टरनेटिव करंट के जरिए मौत की सजा दी गई। उसे जिस कुर्सी में बिठाकर करंट के झटके लगाए गए उसे एडिसन ने ही अपने कर्मचारी से डिजाइन करवाया था और उसमें वेस्टिंगहाउस कंपनी का एसी जनरेटर लगाया गया था। एडिसन का साफ सोचना था कि कैदी को मौत की सजा दिए जाने के बाद दूर तक जाएगी और लोगों के दिलों में टेस्ला वाले अल्टरनेटिव करंट को लेकर डर बैठेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी एडिसन का ये प्रोपेगेंडा वैसे सफल हुआ नहीं, क्योंकि टेस्ला और वेस्टिंगहाउस लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि वो जहां भी बिजली लेकर जाएंगे उसकी सेफ्टी के इंतजाम पहले किए जाएंगे। दूसरा ये कि टेस्ला की बिजली एडिसन वाली बिजली से सस्ती थी, इसलिए टेस्ला को नए कॉन्टैक्ट लगातार मिलते रहे। इसी दौरान टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिला जिसके बाद एडिसन ठंडे पड़ गए। ये कॉन्टैक्ट था शिकागो में हुए वर्ल्ड फेयर में बिजली की सप्लाई का। टेस्ला के साथ ही वेस्टिंगहाउस की कंपनी ने करार जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को हराकर जीता। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में साल भर पहले ही एडिसन की कंपनी का विलय हुआ था। ऐसे में ये एडिसन के लिए एक बड़ा झटका था। लिटरली वर्ल्ड फेयर में 10,000 बल्ब लगाए गए थे। टेस्ला जानते थे कि उनके लिए ये एक ऐसा मौका है जिसके बाद उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। फेयर वाली रात जब एक साथ 10,000 बल्ब जले तो अगले दिन सुबह अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसकी चर्चा हुई। ये वो मौका था जब दुनिया ने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई में टेस्ला अव्वल हैं।
थॉमस अल्वा एडिसन टेस्ला के खिलाफ कुछ नया प्रोपेगेंडा सोचते, उससे पहले ही वेस्टिंग हाउस को नियाग्रा वाटरफॉल में एक वाटर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तेजी से काम हुआ और साल 1896 में इस पावर प्लांट से टेस्ला ने 26 मील दूर न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में बिजली पहुंचानी शुरू कर दी। अब ये मान लिया गया था कि दो वैज्ञानिकों की जंग में ये अंतिम मोहर लग गई है, लेकिन फिर आया साल 1912। इस साल दोनों वैज्ञानिकों से जुड़ी एक चर्चा फिर से छिड़ी। ऐसा तब हुआ जब नोबेल पुरस्कार का समारोह हुआ। अमेरिका और यूरोप के कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि इस साल का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन को संयुक्त रूप से मिलना चाहिए, लेकिन टेस्ला ने एडिसन के साथ नोबेल साझा करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उस साल ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया। इससे एक बात मान ली गई कि टेस्ला के मन में एडिसन को लेकर जो कड़वाहट बन गई थी वो फिर हमेशा रही। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।